यहाँ पे बोर्ड में एक हाथ बना के रख दिए हैं। ये बोर्ड में हाथ आप लोग देख करके सोच रहे होंगे कि हाँ ये हाथ काहे बनाया गया है और ये क्या है, हाँ तभी बताएंगे। इस हाथ पे फिर मच्छर भी बनाएंगे। हालांकि मेरा ड्राइंग जो है वो बहुत ख़राब है, इसलिए हम इस हाथ को पहले से ही बना कर रख लिए ताकि आप लोग के सामने थोड़ा सा मेरा इज्जत बच। ड्राइंग कंपटीशन में हम जिंदगी में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। ये हाथ काहे बनाया है, इसके ऊपर मच्छर बनेगा, मच्छर बन करके क्या होगा काहे है। तो देखिए आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जब मच्छर का बात कर चुके हैं तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, आज के क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट तो है ही, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्री मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये जो है ये हम एक नॉर्मल लाइफ के लिए भी इस बीमारी के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों जानना जरूरी हो जाता है? क्योंकि ये बीमारी है ही इतना कॉमन। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा कॉमन है ये बीमारी। और अगर हमारा स्टेट का बात करेंगे ना तो झारखंड में इस बीमारी का जो प्रकोप है वो काफी ज्यादा ये है, इसलिए हम लोग को इस बीमारी के बारे में पढ़ने का बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बीमारी कौन सा है। ये जो डिजीज है इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं मलेरिया। जी हाँ, ये मलेरिया के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोग सुने होंगे, ये ऐसा बीमारी है, सुने क्या, आप सभी के लाइफ में कभी ना कभी ये बीमारी हुआ ही होगा। मोस्ट प्रोबेबली इतना ज़्यादा कॉमन है ये बीमारी मलेरिया, इतना इसलिए इंपॉर्टेंट है इसको समझना। मलेरिया कैसे होता है, क्या होता है मलेरिया, क्यों फैलता है, कैसे फैलता है। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि मच्छर काटने से मलेरिया फैलता है। काहे ऐसा हम लोग बोलते हैं, मच्छर का इसमें क्या रोल है और मलेरिया को ठीक कैसे करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होता है, क्या क्या लक्षण होता है जब किसी को मलेरिया होता है। और मलेरिया का होने का जो पूरा प्रोसेस है, हम लोग बायोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे कि मलेरिया फैलता किस तरीके से है और हम लोग उसको कंट्रोल वगैरह किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए मलेरिया का अगर हम लोग बात करेंगे ना तो जी हाँ, अभी हम लोग मतलब हमको खुदो मलेरिया हुआ है, सबको मलेरिया हुआ रहता है कभी ना कभी। हम जितना हम लोग, हमारा स्टेट झारखंड में तो मतलब हर जगह हर एक घर में किसी न किसी को हुआ ही रहता है मलेरिया। ये ऐसा नहीं है कि ये बीमारी जो है कोविड के जैसा है कि अभी रिसेंटली कुछ साल पहले, नहीं, ये बीमारी जो है ना सालों पहले से आया हुआ है, मतलब हजारों साल पहले से ये बीमारी एग्जिस्ट करता था। इतना पुराना है ये बीमारी कि इसके बारे में ना हमारा जो एंशिएंट इंडिया का, जो प्राचीन भारत का जो मेडिकल का किताब होता था ना, है जैसे कि चारका संहिता, जैसे कि अथर्ववेदा, ये सब मेडिकल का किताब, जो इंडिया का मेडिकल का पुराना प्राचीन जो मेडिकल का किताब रहा था, वो सब किताब के अंदर भी इस डिजीज का जिक्र किया गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना पुराना जो है ये डिजीज, ये बीमारी, कब से ये बीमारी है जो है चल के आते रहा। अब ये सोचेंगे कि सर इतना जब पुराना है तो फिर इसको ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है। तो देखिए इसका जो केसेस है, इसका केसेस का अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल रहा था भारत में भी, और पर्टिकुलरली कुछ स्टेट्स के अंदर इसका जो केसेस है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गया था। अगर हम लोग इंडिपेंडेंस का समय का अगर बात करेंगे, आजादी जब हम लोग को मिला था 1947, 1947, इस दौरान अगर बात करेंगे ना तो इस समय में जो पूरा हमारा जो देश का पूरा जो पॉपुलेशन था, पूरा जनसंख्या था हमारा देश का, वो था 330 मिलियन। आजादी के समय में हमारे देश में जो टोटल जो पॉपुलेशन था, वो पॉपुलेशन कितना था? 330 मिलियन, 330 मिलियन का पॉपुलेशन था। इतना सारा इंसान में ना हर साल लगभग 75 मिलियन लोगों को कभी ना कभी मलेरिया हुआ रहता था। आप इस डेटा से, हम आपको डेटा इसलिए दे रहे हैं ताकि पहले इस डिजीज के बारे में आप समझ जाएं, फिर हम लोग बायोलॉजी में एंटर करेंगे। तो 1947 के अंदर टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 330 मिलियन, एंड आउट ऑफ दिस टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 75 मिलियन पीपल एवरी ईयर दे वर गेटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम मलेरिया।
डेथ का नंबर बहुत कम है, डेथ का हम बात नहीं करें, लेकिन एवरी ईयर जो इन्फेक्शन होता था मलेरिया का वो लगभग में 75 मिलियन इन्फेक्शन होता था। तो आप समझ जाइए कि कितना ज्यादा ये बीमारी फैलने वाला था, कितना ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था मैनकाइंड के लिए। इसीलिए इस बीमारी को थोड़ा सा सप्रेस करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सामने आया, WHO जिसको हम लोग बोलते हैं। WHO वर्ल्ड लेवल में काम किया और साथ ही साथ इंडिया लेवल में अगर बात करेंगे तो नेशनल मलेरिया एराडिकेशन प्रोग्राम NMEP लिख देते हैं फुल फॉर्म, नेशनल मलेरिया एराडिकेशन प्रोग्राम। नेशनल मलेरिया एराडिकेशन, मलेरिया को एराडिकेट करने के लिए, एराडिकेशन मतलब होता है रिमूव करना, उसको हटाना। तो मलेरिया को हटाने के लिए जो प्रोग्राम लाया गया उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल मलेरिया एराडिकेशन प्रोग्राम इन द ईयर 1958। 1958 के अंदर ये प्रोग्राम लगा। हालांकि इससे पहले भी 5 साल पहले 1953 में एक नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लाया गया था, उसके अंदर कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद जो है हालात धीरे धीरे सुधरने लग गए, तो सरकार को लगा कि अब मलेरिया बिल्कुल भी यहां से खत्म कर देंगे, हम लोग जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे। तो ये नया प्रोग्राम 1958 में ले आए, नेशनल मलेरिया एराडिकेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम काफी अच्छे तरीके से चला और ये जो केसेस थे आजादी के समय में, धीरे धीरे करके ये सब केसेस धीरे करके डिक्लाइन करने लग गए। लेकिन सरकार का गलती, पब्लिक का गलती, ये सब चीज के वजह से धीरे धीरे करके ये सब प्रोग्राम जो है लाइट वेट होने लग गया, हल्का होने लग गया और पब्लिक इसको लाइटली लेने लग गया, जिसकी वजह से केसेस जो है फिर से इंक्रीज करने लग गया। अगर हम लोग बात करें अभी करंट सिनेरियो पे, कि अभी तो ये तो पहले के जान लिए हिस्ट्री क्या है, अभी करंट सिनेरियो की अगर बात करेंगे ना, तो पिछले साल यानी कि अक्टूबर 2020 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है कि इस समय में डेटा निकाला गया और पता किया गया कि एक साल के अंदर जो इन्फेक्शन होता था वो हुआ था 1,57,284 इन्फेक्शन पर ईयर। ये रिसेंट का देखिए, पिछले साल का ही हम बता रहे हैं कि पिछले साल का एक साल के अंदर जो मलेरिया का इन्फेक्शन हुआ था वो हुआ था 1,57,284 इन्फेक्शन पर ईयर। तो अभी भी जो है ये डेटा काफी ज्यादा है। ये सब काम करने के बाद डेटा गिरने लग गया था, लेकिन फिर भी जो है कुछ लापरवाही और ये सब चीज का जो है नजरअंदाज कर देने की वजह से डेटा फिर से राइज अप कर, बीच में जो है ना 1960-1965 के लगभग में ये डेटा बहुत गिर गया था, जहां पे 75 मिलियन इन्फेक्शन हो रहा था। बाद में जाकर के ना ये इन्फेक्शन जो है मात्र 40 से 50 हजार इन्फेक्शन पर ईयर हो रहा था, इतना ज्यादा घट गया था। लेकिन फिर जो है कुछ मिस्टेक्स की वजह से ये डेटा फिर से इंक्रीज करना शुरू कर दिया। और पिछले साल का अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर जो इन्फेक्शन हुआ था वो हुआ था, हालांकि जो डेथ का नंबर होता है वो बहुत ही कम, नेग्लिजिबल के समान होता है, लेकिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। कुछ स्टेट्स के अंदर इसका इन्फेक्शन सबसे ताबड़तोड़ होता है, जैसे कि इन द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय और मध्य प्रदेश। सिर्फ ये 5 स्टेट को अगर मिला, पूरे भारत का 70.5% इन्फेक्शन होता है। पूरे देश में जितना मलेरिया होता है उसको अगर हम लोग 100% मान लें तो पूरे देश में से सिर्फ ये 5 स्टेट मिलाकर के 70% से भी ज्यादा मलेरिया कॉज करता है। अगर हम लोग कारण का बात करें, कॉजेज का बात करें कि मलेरिया फैलाता कौन है, तो हम लोग बात कर लेते हैं उस पर। मलेरिया का जो कॉज है ना, मलेरिया को जो फैलाता है, वो फैलाने वाला एक रहता है, एक प्रोटिस्टा होता है। किंगडम प्रोटिस्टा का एक मेंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजोआ। एक प्रोटोजोआ है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, यही प्रोटोजोआ के वजह से मलेरिया फैलता है। अब आप बोलेंगे ये देखिए माइक्रोस्कोपिक होता है, इसको देख भी नहीं सकते हैं आप नेकेड आई से, तो आप बोलेंगे सर ये प्लाज्मोडियम फिर कैसे आता है, हवा से आता है कि कैसे आता है? नहीं, ये प्लाज्मोडियम को कैरी करता है मॉस्किटो। ये प्लाज्मोडियम को कैरी करता है मॉस्किटो यानी कि मच्छर। मच्छर में भी कौन सा, क्या सारा मच्छर? नहीं, इस प्लाज्मोडियम यानी कि इस प्रोटोजोआ को कैरी करने वाले मच्छर जो होते हैं ना वो फीमेल मच्छर, तो यही फीमेल मच्छर जो है खून चूसती है। और इस मच्छर का जो जीनस है इसको हम लोग बोलते हैं एनोफिलस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता होगा, देखिए ये बात ना आप लोग पहले से जानते होंगे
कि मलेरिया को कॉज करने वाला रहता है फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। लेकिन ऐसा क्यों है कि फीमेल मॉस्किटो ही मलेरिया कॉज करता है, ना कि मेल मॉस्किटो? ऐसा इसलिए ना, क्योंकि जो फीमेल मॉस्किटो होता है सिर्फ वही ब्लड को सक करता है। काहे कि ब्लड ये लोग इसलिए सक करता है ना, काहे कि ब्लड के थ्रू ये लोग को न्यूट्रिशन मिलता है, अपना एग का डेवलपमेंट कराना होता है, मच्छर का खुद का एग का डेवलपमेंट कराना रहता है। इसी की वजह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जो फीमेल मॉस्किटो है वो ब्लड को सक करती है और उसी दौरान जो है प्लाज्मोडियम इसके अंदर चला जाता है और ये मच्छर जो है फिर दूसरे इंडिविजुअल को काटती है और ये प्लाज्मोडियम उस दूसरे इंडिविजुअल तक ट्रांसफर हो जाता है। तो अब आप बताइए कि मलेरिया का रीजन, मलेरिया का कारण क्या है? ये प्लाज्मोडियम या ये मच्छर? मलेरिया का जो फैलाने का रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम, लेकिन प्लाज्मोडियम अकेला कुछ कर नहीं पाएगा। इस प्लाज्मोडियम को जरूरत है एक गाड़ी का, एक गाड़ी का जिसमें वो बैठ जाए। हाँ है, इस प्लाज्मोडियम को जरूरत है एक गाड़ी का, उस गाड़ी के अंदर वो बैठ जाए और फिर वो गाड़ी वाला जो है लेके जाए उसको ह्यूमन बॉडी के अंदर, और उस गाड़ी को ही हम लोग बायोलॉजी में बोलते हैं वेक्टर। गाड़ी को ही हम लोग बायोलॉजी में बोलते हैं वेक्टर, कैरी करने वाला, कैरियर। तो ये मॉस्किटो जो है, मच्छर जो है ना, इस बेचारे का कोई खास गलती होता नहीं है, बेचारा नहीं बेचारी, हाँ फीमेल मच्छर है तो बेचारी, इस बेचारी का कोई गलती नहीं होता है। ये तो खाली गाड़ी के जैसा काम करता है, ये तो खाली इसके अंदर प्लाज्मोडियम रहता है, इसको तो पता भी नहीं चलता है कि हमारे अंदर प्लाज्मोडियम है, और जाकर के इन्फेक्ट करते रहता है और ये जो डिजीज है ये डिजीज फैलता रहता है। तो ये जो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी की वजह से मलेरिया फैलता है। हम लोग बात कर लेते हैं प्लाज्मोडियम के बारे में, जो बीमारी ये फैलाता है, मेन जो विलन है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जैसे कि प्लाज्मोडियम ओवेल, जैसे कि प्लाज्मोडियम मैलेरी, जैसे कि प्लाज्मोडियम फाल्कीपेरम। ये सब मलेरिया कॉज करता है, लेकिन प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल जो है ये ऐसा मलेरिया कॉज करता है जिसमें जो बुखार है ना वो हर 3 दिन में आता है। आज बुखार आया, फिर अपने आप धीरे धीरे कम हो गया बुखार, फिर 3 दिन के बाद फिर बुखार, तीसरे दिन फिर बुखार। तो ये तीनों दोनों जो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल के वजह से जो बीमारी होता है, ये जो फीवर आता है, ये फीवर हम लोग बोल देते हैं फीवर ऑन एवरी 3rd डे। जबकि प्लाज्मोडियम मैलेरी जो है इसके वजह से जो फीवर आता है, ये फीवर आता है ऑन एवरी 4th डे, हर 4थे दिन। आज बुखार, फिर 4था दिन के बाद। नेक्स्ट वाला है प्लाज्मोडियम फाल्कीपेरम। आपको बता देते हैं, एनसीईआरटी का लाइन है, प्लाज्मोडियम फाल्कीपेरम इज द मोस्ट फैटल एंड मोस्ट डेडली टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम कॉजिंग मलेरिया। सबसे खतरनाक वाला है प्लाज्मोडियम फाल्कीपेरम। ये कैसा फीवर कॉज करता है? तो ये अलग अलग टाइप का फीवर कॉज करता है। ये कंटिन्यूअस फीवर भी रख सकता है, 1 दिन 2 दिन के बाद फीवर भी, 3 दिन वाला भी और 4 दिन वाला भी। ये सब कुछ टाइप्स हो गए प्लाज्मोडियम के, और उनसे रिगार्डिंग कुछ फीवर के ड्यूरेशन हैं। ये जो प्लाज्मोडियम है ना, इसी का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। जो अभी जो प्लाज्मोडियम बता रहे थे, प्लाज्मोडियम का ही लाइफ साइकिल पूरा होता है, ये अपना पूरा जीवन पूरा करता है, इसी दौरान फैल जाता है मलेरिया। इस प्लाज्मोडियम का एक जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 गो होस्ट का जरूरत पड़ता है, 2 गो बॉडी का जरूरत पड़ता है। इस प्लाज्मोडियम का पूरा करने के लिए 2 गो होस्ट का जरूरत पड़ता है, 2 होस्ट, जिसमें से एक होस्ट को हम लोग बोल देते हैं एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस जो मच्छर है, मॉस्किटो, और दूसरा जो होस्ट है वो हम लोग खुद हैं, यानी कि मैन, ह्यूमन है। मच्छर जो है इसको बोलते हैं प्राइमरी होस्ट। तो मैन को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी होस्ट। काहे ऐसा? हम लोग इतना बड़ा है, मैन है हम लोग, और ये छोटका सा मच्छर है, इसको प्राइमरी होस्ट बोल देंगे, और हम लोग सेकेंडरी होस्ट। ऐसा इसलिए ना क्योंकि ये मच्छर के अंदर होता है इस प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मच्छर के अंदर ही होता है उस प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। और हमारे अंदर इस प्लाज्मोडियम का होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मलेरिया फैलने के लिए दो होस्ट का जरूरत पड़ता है, एक को बोलते हैं प्राइमरी होस्ट, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट हो जाएगा फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, सेकेंडरी होस्ट हो जाएगा ह्यूमन। इतना कुछ जानने के बाद अब हम लोग एंटर करते हैं क्लास 12th के टॉपिक के अंदर। एनसीईआरटी का है क्लास 12th का पेज नंबर 148 148 के अंदर एक मस्त फिगर बना हुआ मिलेगा। उस फिगर को हम लोग समझते हैं और उस फिगर के थ्रू हम लोग इस बात को समझेंगे कि ये जो प्लाज्मोडियम का जीवन का चक्र है, ये जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम का, कैसे दो होस्ट का जरूरत पड़ता है, मच्छर के अंदर क्या होता है, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, हम लोग को फीवर क्यों आता है, हम लोग को ठंड लगता है जब फीवर आता है। याद कीजिए वो दिन जब आपको बुखार आया होगा, हैं? आपको काफी ज्यादा चिल सेंसेशन होता है, ठंड लगता है। आपको क्यों ठंड लगता है, किस तरीके से ये सब चीज काम करता है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए ना, हम लोग ये हाथ को पहले हम लोग बनाते हैं फिर से। मान लीजिए बना दिए हैं, नहीं भी अगर पता चल रहा है ना, चलिए ठीक है, वो घड़ी पहना देते हैं इसको। फास्ट ट्रैक का घड़ी पहना दिए, ठीक है। देखिए फास्ट ट्रैक का लोगो बना दिए हैं, बढ़िया है। ओके देखिए किस तरीके से इन्फेक्शन होता है। मान लीजिए किसी इंसान को अगर मच्छर काटता है, हम लोग पूरा समझेंगे किस तरीके से ये डिजीज फैलता है। मान लीजिए इंसान को अगर इसका हाथ में, एक इंसान है उसके हाथ में कहीं पे भी, हम एक एग्जाम्पल की तरह हम लोग इसको बात कर रहे हैं, हाँ, इसलिए यहाँ पे जो है मान लीजिए एक मच्छर काटता है। चलिए मच्छर को बना देते हैं, ठीक है। ये मच्छर, अंदर में एम लिख दिए, मतलब समझ जाइए ये मॉस्किटो है, मच्छर है। डायग्राम बनाने के लिए हमको जिद मत कीजिए, डायग्राम अगर बन जाएगा ना तो आप लोग क्लास में रह नहीं पाएंगे। इसीलिए ये मच्छर हम लोग बना दिए हैं, ये मॉस्किटो हो गया। जब ये मच्छर काटता है ना इंसान को, तो मच्छर के अंदर रहता है प्लाज्मोडियम। अगर है प्लाज्मोडियम तब मलेरिया फैलेगा, प्लाज्मोडियम नहीं है तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन हम लोग मान करके चलते हैं, क्योंकि हम लोग मलेरिया पढ़ रहे हैं, तो हम लोग मान करके चलते हैं इस मच्छर के अंदर जो है अभी प्लाज्मोडियम इसके अंदर है। इसका सलाइवरी ग्लैंड में, इसका माउथ बकल कैविटी में इसका प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडियम। वो प्लाज्मोडियम अपना इन्फेक्शियस स्टेज में प्रेजेंट होता है। मतलब जो उसका इन्फेक्शन, प्लाज्मोडियम का जो स्टेज खतरनाक होता है ना उसका लाइफ साइकिल के अंदर, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं स्पोरोजोइट। प्लाज्मोडियम का ही स्टेज है ये स्पोरोजोइट। अब बताइए, मच्छर जब काटा इंसान को, तो मच्छर काटता क्यों है पता है? मच्छर काटती क्यों है? वो काटती है ना आपका ब्लड को सक करने के लिए, क्या कि ब्लड मील उसको बोलते हैं, खाना मील, MEAL, ब्लड मील लिख देते हैं। चलिए ब्लड मील हो रहा है यहाँ पे, खून की प्यासी रहती है ये मच्छर, है वो खाना, ब्लड के थ्रू अपना खाना को लेती है। तो जब ये मच्छर इंसान को काटी ना, ये मच्छर के काटने की वजह से इस मच्छर का जो सलाइवरी ग्लैंड में होता है स्पोरोजोइट, ये स्पोरोजोइट चला गया ह्यूमन का बॉडी के अंदर, ह्यूमन का ब्लड के थ्रू। ये स्पोरोजोइट ह्यूमन के अंदर चला गया, अब ये ब्लड से होता हुआ चला जाएगा इनटू द ह्यूमन लीवर, इनटू द ह्यूमन लीवर। ये लीवर बना दिए। हाँ, बायोलॉजी का डायग्राम बनाने में एकदम बहुत मजा, एकदम मस्त डायग्राम, कुछ मतलब जो है। लेकिन ये सब फोटो सब जो डायग्राम अलग चीज़ है, ड्राइंग अलग चीज़ है। हम ड्राइंग में बहुत पुअर हैं, डायग्राम में नहीं है। चलिए लीवर के सेल्स के अंदर ये स्पोरोजोइट का होता है मल्टीपल फिशन। इस लीवर के अंदर होता है मल्टीपल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मल्टीपल फिशन होता है ये स्पोरोजोइट का, जो अभी कहां पे है स्पोरोजोइट, इनटू द ह्यूमन लीवर। यहां पे ये जो स्पोरोजोइट है ना, ये मैच्योर करता है और बन जाता है स्काइजॉन्ट। इसी लीवर के अंदर अभी काम हो रहा है, ध्यान से समझिए। ये स्काइजॉन्ट और मैच्योर करता है, डिवीजन करते करते, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते करते ये और ज्यादा मैच्योर करता है, ये बना देता है, ये रप्चर करता है, और ये इसका नेक्स्ट स्टेज को हम लोग बोलते हैं मीरोजोइट। इसका नेक्स्ट स्टेज को हम लोग बोलते हैं मीरोजोइट पे। अब ये मीरोजोइट इंसान का, जिस इंसान को ये काटा था मच्छर, उस इंसान का लीवर से ये निकलेगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में चला जाएगा। ये मीरोजोइट बोलिए कहां पे चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा। ब्लड के अंदर कहां पे? आरबीसी के अंदर, यानी कि रेड ब्लड सेल, आरबीसी के अंदर चला जाएगा ये मीरोजोइट। आरबीसी के अंदर जाने के बाद यहां पे फिर से करेगा ये मल्टीपल फिशन।
आरबीसी के अंदर भी ये करेगा क्या, मल्टीपल फिशन करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना कंप्लीट करेगा, और यही मीरोजॉइट फॉर्म जो है, आप फोटो देख पा रहे हैं। अभी अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे ना, तो बताइए तो प्लाज्मोडियम का कौन सा स्टेज ब्लड को इन्फेक्ट करता है, आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, बोलिए, मीरोजॉइट। आरबीसी के अंदर मीरोजॉइट जब आ गया ना, यहाँ पे फिर से वो मल्टीपल फिशन करने लग गया, डिवीजन, ग्रोथ, ये सब चीज करने लग गया, और आरबीसी के अंदर ही प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो हमारा ऑक्सीजन को कैरी करता है, हाँ? और ये मीरोजॉइट जो है काफी खतरनाक है। ये क्या करता है ना, ये हमारा बॉडी में, हमारा आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इस हीमोग्लोबिन को ये डिकम्पोज यानी कि डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। ये हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देता है इनटू अनदर पिगमेंट, इनटू अ ब्राउन ब्लैक कलर पिगमेंट कॉल्ड एज hemozoin, and this is very important for you all. hemozoin is very important. हाँ, ब्लड में ये मीरोजॉइट अपना कमाल करने लग गया, तबाही मचाने लग गया, और ये मीरोजॉइट जो है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, हीमोजोइन में। हीमोग्लोबिन तो एक रेड पिंक कलर का पिगमेंट होता है, जबकि हीमोजोइन जो है एक ब्राउन ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है। आरबीसी रप्चर करता है, इन्फेक्शन हो गया है आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में इन्फेक्शन हो गया है, अब आरबीसी जो है फटने लग जाता है, रप्चर करने लग जाता है आरबीसी। अब बताइए, आरबीसी रप्चर करेगा तो आरबीसी से क्या निकलेगा, हीमोजोइन निकलेगा, हाँ, हीमोजोइन निकलेगा आरबीसी से। अब ये जो हीमोजोइन निकलता है ना ब्लड में, इसी हीमोजोइन के वजह से हमको बुखार आता है। मलेरिया में इसी हीमोजोइन के वजह से क्या होता है, फीवर आता है। फीवर को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज में कैसे लिखते हैं, फीवर को FVR, हाँ, तो व्हाट्सएप मैसेज करते हम भी सीख गए हैं, फीवर को हम लोग शॉर्ट में लिख दिए हैं। आप लोग देखे होंगे मलेरिया के समय में काफी ठंड लगता है, गर्मी का दिन में भी आप लोग देखें कंबल ओढ़ के सो रहा है? यही हीमोजोइन है जिसके वजह से वो चिलिंग सेंसेशन होता है, यानी कि ठंडा लगने का प्रोसेस होता है। यहां तक ये मल्टीपल फिशन वगैरह काम करने लग गया। ये प्लाज्मोडियम का यहां तक का स्टेज ह्यूमन के अंदर होने लग गया। ये जो प्लाज्मोडियम का जो स्टेज यहां तक हम लोग देखे, ये सब काम करने के बाद जो है कुछ प्लाज्मोडियम का जो स्टेज है वो गैमीट बनाने लग जाता है। एक गो बनेगा मेल गैमीट, एक गो बनेगा फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को हम लोग बोलेंगे माइक्रोगैमिटोसाइट, और फीमेल वाले को बोलेंगे मैक्रोगैमिटोसाइट। मेल में छोटा होता है गैमीट, हमारे अंदर भी और प्लाज्मोडियम के अंदर भी हमारा भी स्पर्म छोटा होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ओवम, है? तो मेल को हम लोग बोलेंगे माइक्रोगैमिटोसाइट, फीमेल को हम लोग बोलेंगे मैक्रोगैमिटोसाइट। अभी ये गैमिटोसाइट घूम रहा है ब्लड में, उस इंसान के साथ ये सब घटना हुआ बॉडी में, और उसका ब्लड में अब क्या घूम रहा है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब देखिए ये इंसान, यही इंसान जो है, इसी का हाथ को हम लोग फिर से बना लेते हैं, हाँ। अब इस इंसान का ब्लड में क्या घूम रहा है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट घूम रहा है। अब इस इंसान को मान लीजिए फिर से एक दूसरा मच्छर काटने के लिए आ रहा है। अब ये मच्छर जब इस इंसान को ब्लड मिल्क खाने के लिए, पीने के लिए जब ये मच्छर काटेगा, तो बदले में ये मच्छर के अंदर क्या चला जाएगा, ये मेल और फीमेल गैमीट चला जाएगा, जो अभी तक घूम रहा था मेल इस इंसान के बॉडी में। अब ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट चला जाएगा मच्छर के बॉडी के अंदर। अब सारा काम होने लग जाएगा मच्छर के बॉडी के अंदर। मच्छर का स्टोमक में, इन द स्टोमक ऑफ द मॉस्किटो, मच्छर का पेट में चला जाएगा मैक्रोगैमिट यानी कि फीमेल गैमिट, और माइक्रोगैमिट यानी कि मेल गैमिट, यही दोनों जो शक किया था। स्टोमक में जाने के बाद मेल और फीमेल गैमिट का, प्लाज्मोडियम का मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है। ये मेल गैमिट और ये फीमेल गैमिट जो है, इसका फ्यूजन होता है। इसको एरो से हम लोग दिखा देते हैं। ये मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का यहाँ पे फ्यूजन होता है। एज अ रिजल्ट मच्छर के बॉडी के अंदर अब प्लाज्मोडियम का बन जाएगा जाइगोट।
है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट बोलते हैं हम लोग, ये बन गया जाइगोट। जाइगोट डेवलप करता है, नेक्स्ट स्टेज को हम लोग बोलते हैं oocyst, oocyst बन गया इसी स्टोमक के अंदर। oocyst से नेक्स्ट स्टेज बन जाता है स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट, अब आप स्पोरोजॉइट, अच्छा सर बन तो गया यही इन्फेक्शन वाला स्टेज, बन तो गया यही इन्फेक्शन वाला स्टेज, आ गया स्पोरोजॉइट। अब ये स्पोरोजॉइट स्टोमक से चला जाता है मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में। ये जो बनाए हैं हम, ये सलाइवरी ग्लैंड है, दिस इज द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द, किसका सलाइवरी ग्लैंड है, मैन का, हाँ मस्कीटो का सलाइवरी ग्लैंड। इस सलाइवरी ग्लैंड के अंदर चला गया ये स्पोरोजॉइट जो मैच्योर हो चुका है। अब ये स्पोरोजॉइट जो है मैच्योर हो चुका है। यहाँ पे ये देखिए हम यहाँ पे स्पोरोजॉइट कुछ कुछ बना दे रहे हैं, ये देखिए हम कुछ कुछ स्पोरोजॉइट यहाँ पे बना के आपको दिखा दे रहे हैं, ये स्पोरोजॉइट सब यहाँ पे बन गया। अब देखिए मच्छर का सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइट आ गया है, फिर ये मच्छर जाएगा किसी हेल्दी इंसान के पास। ये इंसान पहले तो हेल्दी था, हेल्दी था, हाँ, अब ये मच्छर जाएगा किसी हेल्दी इंसान के पास, ये मच्छर जाएगा और फिर ये स्पोरोजॉइट उस इंसान के अंदर इनकॉर्पोरेट, इनोक्यूलेट, इंक्यूबेट कर देगा और फिर से ये साइकिल जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। है देखिए, अगर ऐसा है ना कि अगर आपके अंदर जो है ये स्पोरोजॉइट एंटर कर गया, उसके बाद जो है तुरंत, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही सब काम हो जाएगा और आपको पूरा एकदम बेड पे आप गिर जाएंगे और पूरा आपको बुखार उखार आ जाएगा, ठंडा लग, नहीं, लगभग इसका जो समय होता है ये 12 से 14 दिन यहाँ से यहाँ आने का समय लगता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड मतलब वो पीरियड जब आपको इन्फेक्शन हुआ है और जब आपको सिम्टम देखना स्टार्ट हो गया, तो इनक्यूबेशन पीरियड इनके सब मलेरिया इज 10 to 14 डेज। इस बात को दिमाग में रखिएगा। कर सकते हैं, ये तो हम लोग बीमारी फैलता किस तरीके से है और ये सब चीज, लेकिन मलेरिया को कंट्रोल हम लोग, इसको कम हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको कम करने के लिए ना अगर बात करें तो कंट्रोल ऑफ मलेरिया, दो मेथड से इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एक मेथड को हम लोग बोलते हैं ऑफेंसिव मेथड और दूसरे मेथड को हम लोग बोलते हैं डिफेंसिव मेथड। ऑफेंसिव नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑफेंसिव मतलब एकदम पूरा एकदम मार धाड़ वाला मेथड, मतलब हम लोग किस तरीके से मार सकते हैं। मार किसको सकते हैं हम लोग, या तो मच्छर को ही मार सकते हैं, ताकि मच्छर तो गाड़ी है, गाड़ी नहीं रहेगा तो प्लाज्मोडियम कैसे फिर ट्रेवल करेगा, तो मच्छर को मार सकते हैं। नहीं तो फिर वही जो कॉज कर रहा है बीमारी यानी कि प्लाज्मोडियम को ही मार देंगे। तो इस तरीके से मारने वाला जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफेंसिव और बचाने वाला जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं डिफेंसिव। डिफेंसिव के अंदर हम लोग पहले बात कर लेते हैं कैसे हम लोग अपना बचाव करके मलेरिया को रोक सकते हैं। इसका बहुत सारा रीजन जो है आप लोगों को भी पता है, जैसे कि कहीं भी पानी वगैरह को जमने नहीं देना है, हाथ वगैरह में बहुत सारा मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम आता है वो सब लगा करके रात में सोना चाहिए। शाम में जो है, शाम के समय विंडोज वगैरह बंद करके रखना चाहिए ताकि बाहर से मच्छर ना आए, या अगर विंडोज खुला भी है तो विंडोज के अंदर जो है वायर का, तार का गॉज लगा हुआ रहना चाहिए ताकि मच्छर जो है अंदर एंटर नहीं कर सके। इसके अलावा रात को सोने के लिए सबसे जो बेहतर जो तरीका है ना, जो एकदम देसी तरीका है और सबसे बढ़िया जो जुगाड़ है वो है मच्छरदानी का। सबसे सुरक्षित सेफ है, मच्छरदानी जरूर लगाना चाहिए। उससे लगाने से ना मच्छर के साथ साथ और भी कोई कीड़ा मकोड़ा जो होता है ना वो आ नहीं सकता है। सबसे बेस्ट तरीका है। ऑफेंसिव मेथड में देखिए हम लोग किस तरीके से रोक सकते हैं। मॉस्किटो को कम करने के लिए हम लोग पहले तो डीडीटी वगैरह का छिड़काव होता था गांव वगैरह जा करके, अभी जो है वो डीडीटी बैन हो गया है अभी, और अलग टाइप और बहुत तरह के केमिकल्स रहता है वो सबको हम लोग ये कर सकते हैं। पानी वगैरह को, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह को बहुत ही अच्छे तरीके से रखना चाहिए। मच्छर को खत्म करने के लिए बहुत सारा नेचुरल तरीका भी होता है, जैसे कि वो मछली होता है जिसको बोलते हैं गैम्बूसिया। ये मछली को अगर आप तालाब में छोड़ देंगे ना तो वो सारा मॉस्किटो का जो लार्वा होता है ना उसको खा जाएगा। मच्छर डेवलप नहीं करेगा तो फिर मलेरिया कहाँ से फैलाएगा। इसके अलावा और भी जो है जैसे कि ड्रैगन फ्लाई जिसको हम लोग बचपन में हेलीकॉप्टर बोला करते थे, ये हेलीकॉप्टर भी जो है मच्छर का लार्वा वगैरह को खा लेता है। इसके वजह से ये सब चीज़ नेचुरली जो है। इसके अलावा कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट भी है। इंसेक्टिवोरस प्लांट, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट्स वगैरह को खा लेते हैं, ये सब प्लांट भी अगर लगाएंगे ना तो ये सब प्लांट भी मच्छर वगैरह को खा लेगा, तो मच्छर ही नहीं रहेगा तो फिर आगे मलेरिया फैलने को इसको नहीं बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मोडियम। ये जो प्रोटोजोआ है इसको हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं। तो मेडिसिन हम लोग खत्म करते हैं। बहुत सारे मेडिसिन प्रेजेंट होते हैं जैसे कि क्लोरोक्विन,
हाँ, क्लोरोक्विन वगैरह जो सबसे पॉपुलर मेडिसिन है मलेरिया का, ये सब को हम लोग दवाई देते हैं प्लाज्मोडियम को खत्म करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कहीं भी खुला में अगर पानी जमा हुआ है, वो पानी को खुले में ना जमने दें, उसको या तो ढक के रखें या पानी को जमने ही ना दें, उसको एकदम बाहर फ्लो करा दें। जमे हुए पानी के अंदर ही जो मच्छर है अपना अंडा देता है और उसी की वजह से जो है मच्छर का पॉपुलेशन इंक्रीज करता है और ये सब चीज़ का बढ़ावा होता है। तो एकदम अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। अपने आप को ये सब चीज़ के लिए नॉलेज भी होना, जानना भी जरूरी है। जानेंगे नहीं तो फिर कैसे किसी को बताएंगे या कैसे जागरूक होंगे। ये सब के लिए जागरूकता का बहुत ज़्यादा जरूरत है, अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा जरूरी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सभी लोग को इसलिए जो है आप इस चीज़ को समझाने की कोशिश करें किस तरीके से ये सब चीज़ काम करता है और अपने आप को एकदम सुरक्षित रखें ताकि हम लोग खुद सुरक्षित रह सकें और अपने सोसाइटी और अपने देश को भी सुरक्षित रख सकें। बस इतना ही रखते हैं हम लोग आज की क्लास के लिए। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द क्लास।